ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक्स रेडिएशन लो। तो जैसा कि हमने देखा था क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड, रेले जीन्स और वीन के जो रेडिएशन लो थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व के पूरे पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अनसक्सेसफुल हो गए थे। तो वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थे, इसलिए फिर प्लांक ने क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड एक लो दिया जिसे हम प्लांक का रेडिएशन लो कहते हैं। इसमें प्लांक ने क्वांटम हाइपोथेसिस को यूज़ किया था। तो प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस क्या थी? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो ब्लैक बॉडी आपने ली थी और उसके अंदर से जब रेडिएशन बाहर की तरफ इमिट हो रहा था, तो वो रेडिएशन कंटिन्यूअस ना होकर, कंटिन्यूअस का मतलब सतत ना होकर, वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, ऑब्वियसली उस रेडिएशन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, क्योंकि हर वेव के पास एनर्जी तो होती है। तो वो जो एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो एनर्जी पैकेट्स में आ रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। और हर पैकेट के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सपोज करो अपन उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम देते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो प्लैंक ने ये कहा था कि जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन बाहर की तरफ इमिट हो रही है, उसके साथ जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी रैंडम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती, बल्कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि वो फिक्स अमाउंट की एनर्जी ही ले सकती है। और वो अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? तो एक मिनिमम अमाउंट होता है एप्सिलॉन नॉट, वो इसका केवल इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, पूर्णांक गुणज हो सकता है। यानी कि जो रेडिएशन बाहर आ रही है उसके पास एनर्जी एप्सिलॉन नॉट हो सकती है, 2 एप्सिलॉन नॉट हो सकती है, 3 एप्सिलॉन नॉट हो सकती है, या फिर n एप्सिलॉन नॉट हो सकती है। पर इस n की वैल्यू जो है वो केवल और केवल क्या रहनी चाहिए? इंटीजर ही होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी रेडिएशन ऐसी नहीं आएगी जिसके पास एनर्जी ये हो। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ एप्सिलॉन नॉट का, 3 एप्सिलॉन बाई 2। तो ये एनर्जीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये जो एनर्जीज़ है उसकी कुछ फिक्स और लिमिटेड वैल्यूज़ ही हमें मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी का डिस्क्रीट होना। कंटिन्यूअस एनर्जी में क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट भी पॉसिबल है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 भी पॉसिबल है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 भी पॉसिबल है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 भी पॉसिबल है। ये सारी वैल्यूज़ अलाउड होने का मतलब होता है एनर्जी का कंटिन्यूअस होना। तो जबकि ऐसा नहीं था, तो इसको बोलते हैं प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस, जिसका मतलब क्या होता है कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस इमिट होती है उनकी एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। रैंडम कोई भी वैल्यूज़ एनर्जी नहीं ले सकती है, फिक्स डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही होगी। ये जो मिनिमम एनर्जी होती है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं ना फोटोन, एक फोटोन के पास एनर्जी होती है, 2 फोटोन, 3 फोटोन, क्योंकि लाइट जो आती है वो किस फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में ही आती है। तो इसको हम नाम देते हैं क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से इसका नाम होता है 1 क्वांटा। तो अगर 2 एप्सिलॉन नॉट है यानी कि 2 क्वांटा है, 3 क्वांटा है, इस तरह के एनर्जीज हमें मिलती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, एक जो अमाउंट होता है, ये मिनिमम एनर्जी जो होती है, इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, जहाँ न्यू जो है वो ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक क्वांटा, वो एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू होगी। एच प्लांक कांस्टेंट है ही, जिसकी अपन वैल्यू जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, प्लांक ने दिया था इसलिए यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट को अपन यूज़ करते हैं। तो ये इस रेडिएशन लो का फर्स्ट पार्ट हुआ, जिसमें अपन को ये पता चल गया कि प्लांक ने क्लासिकल थ्योरी यूज़ नहीं की है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूस हो सकती है, जबकि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी डिस्क्रीट होती है। सेकंड इसका पार्ट है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर, नहीं लिखा सॉरी मैंने, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर। तो प्लांक ने ये कहा था कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें जैसे ही अपन ने टी टेम्परेचर रखा तो इसकी जो दीवारों के एटम्स है वो क्या करने लगेंगे? वाइब्रेशन करने लगेंगे। सो हर एटम किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे ही ऑक्सीलेटर को अपन बोलेंगे प्लांक ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो दीवारों का हर एटम जो है वो प्लांक ऑक्सीलेटर कहलाएगा, और वो वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी। तो सबसे पहले अपन को इसका नंबर निकालना है, और जितने भी यहाँ पर अवेलेबल सारे ऑक्सीलेटर होंगे सबकी टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें प्लांक ने यूज़ की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल
बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है वैसे तो। नंबर कैलकुलेट करने के लिए प्लांक ने इसको यूज़ किया था। ये स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर जो होगा, सपोज वो n होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी। यानी किसी सिस्टम में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद है तो उनमें से एक फिक्स एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए ई है, तो ई एनर्जी वाले पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी। तो प्लांक ने भी यही कहा है कि ये ब्लैक बॉडी है, इसमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जी के ऑक्सीलेटर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑक्सीलेटर निकालना है। तो पर्टिकुलर एनर्जी वाले मान लीजिए, अब क्योंकि प्लांक ने ये कहा था कि जो एनर्जी होगी वो एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि एच न्यू एनर्जी हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, या फिर जनरली कहें तो NH न्यू। तो ऐसी रेडिएशन हम लेंगे जिसकी एनर्जी कितनी है NH न्यू, और NH न्यू वाले ऑक्सीलेटर की संख्या निकालने के लिए अपन ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो सपोज करो कि वो ऑक्सीलेटर जिनके पास एनर्जी कितनी है, ये देखिए यहाँ पे NH न्यू, तो NH न्यू एनर्जी वाले ऑक्सीलेटर का नंबर क्या होगा, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अपन ने कॉन्स्टेंट लगा दिया a, और वो क्या हो जाएगा e⁻⁻ माइनस ई ओवर के टी, जहाँ ई की जगह क्या लिख दिया अपन ने NH न्यू, क्योंकि जो ऑक्सीलेटर की संख्या अपन निकालना चाहते हैं उनकी एनर्जी अपन ने क्या मानी है NH न्यू। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कि NH न्यू एनर्जी वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, यानी टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर्स हैविंग एनर्जी NH न्यू। ये देखो यहाँ पे NH न्यू वाले जितने भी ऑक्सीलेटर हैं, ठीक है, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर को एक की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हमारे पास कितना है NN, और हर ऑक्सीलेटर के पास एनर्जी कितनी है NH न्यू, यानी ये एक ऑक्सीलेटर की एनर्जी हो गई और ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो ये एक की एनर्जी और ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये तो हमने केवल उसकी बात करी है जिनकी एनर्जी कितनी है NH न्यू। इसी तरह से बहुत सारे ऑक्सीलेटर ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी H न्यू, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी 2H न्यू, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी 3H न्यू। ये तो हमने केवल N की बात करी। तो हमें पूरे ब्लैक बॉडी या पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी ब्लैक बॉडी के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, और समेशन के अंदर En की वैल्यू लिख देंगे जो कि अपन को ऊपर मिल चुकी है। और ये समेशन किस पे जाएगा, N पे जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी H न्यू पॉसिबल है, 2H न्यू पॉसिबल है, 3H न्यू पॉसिबल है, तो N के ऊपर समेशन लग जाएगा। और इसी तरह से अगर टोटल नंबर निकालना है अपन को, ध्यान रखना ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल NH न्यू एनर्जी वाले ऑक्सीलेटर की संख्या है, जबकि ये है सारी एनर्जीज को मिला के, चाहे वो H न्यू हो, चाहे वो 2H न्यू हो, चाहे वो 3H न्यू हो, सबकी मिला के टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर क्या हो जाएगा, समेशन NN हो जाएगा। अब अपन अगर एवरेज एनर्जी निकालना चाहें, क्योंकि इस टॉपिक की हेडिंग क्या है, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर्स। तो एवरेज एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है। सपोज N1 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E1, N2 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E2, N3 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E3, और आपको कहा जाए कि एवरेज निकालो। तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, ये सारे नंबर्स को एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड किससे करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो ये है टोटल एनर्जी जो हमने निकाली है यहाँ पे। ठीक है, ये तो टोटल एनर्जी, सॉरी ये यहाँ पर टोटल एनर्जी हो गई हमारे पास, ये रही टोटल एनर्जी आ जाएगी ये। ठीक है, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से जो कि हमारे पास है समेशन Mn। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इस एवरेज एनर्जी के फॉर्मूले में आगे अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी, अपन ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। तो n जो NN था अपने पास, उसकी वैल्यू अपन ने देखी थी E माइनस NH न्यू अपॉन KT। तो ये NN की वैल्यू ऊपर भी रख देंगे और नीचे भी रख देंगे, तो अपन को ये टर्म मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, जिसकी वैल्यू होगी H न्यू अपॉन KT। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में
n तो एज इट इज़ रखना है, ठीक है, ये n तो एज इट इज़ है। और जो यहाँ पर एच न्यू लिखा हुआ है, इस एच न्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगी, एक्स के टी। तो ये एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स के टी, और एक्सपोनेंशियल माइनस n, सॉरी ऊपर वहाँ पे n एच न्यू अपॉन के टी है, तो n को एज इट इज़ रहने दो, माइनस को एज इट इज़ रहने दो, एच न्यू और के टी को अपन ने क्या लिख दिया, x। सिमिलरली नीचे भी अपने पास आ जाएगा समेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो के टी पे समेशन किस पे लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये समेशन किस पे है, n पे है। यहाँ पर भी समेशन किस पे है, n पे है। तो जो टर्म में n नहीं है उसे अपन समेशन के बाहर ले सकते हैं। तो इस के टी को अपन ने ऊपर समेशन से बाहर ले लिया, बचे हुए टर्म को अपन ने अंदर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि x पे समेशन नहीं है, ध्यान रखना x पे समेशन नहीं है, तो x को भी हम समेशन के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर x के टी को समेशन के बाहर ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये अपन ने यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद ये जो टर्म है समेशन n e की पावर माइनस एन एक्स, तो देखो अगर इस टर्म को निकाला जाए, सॉरी, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा हमें, माइनस एन ई की पावर माइनस एन एक्स, ऑब्वियसली यही मिलेगा। तो यहाँ ऊपर देखो इस जगह हमारे पास n ऑलरेडी है, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स है, यानी राइट हैंड साइड वाला इतना पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसे किसके टर्म में लिख सकते हैं, इस माइनस साइन को अगर इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो देखो ये माइनस लगा के डी बाई डी एक्स समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इस समेशन को ओपन करोगे, जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करोगे इसकी पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी वापस आपको इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी ये जो टर्म है डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको ये वाला टर्म वापस मिल जाएगा। नीचे वाले टर्म को अपन ने टच भी नहीं किया है। ये इक्वेशन नंबर अपनी हो गई 1। अब इसको एक्सपांड करते हैं, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, जहाँ n की वैल्यू जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज लिए अपन ने, इंटीजर हो सकती है 0, और हमने कह दिया था कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है, इनके बीच में कुछ भी नहीं होगी। ऑल इंटीजर वैल्यूज आर अलाउड फॉर n। तो वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखेंगे, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1। उसके बाद n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन्फाइनाइट टर्म्स मिलेंगे अगर, तो यहाँ पर देखो इन्फाइनाइट टर्म्स का जो टोटल होता है वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस रेज़ टू पावर माइनस जीपी में ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज में इन्फिनिट टर्म्स होता है, उनको सॉल्यूशन क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ a क्या होता है फर्स्ट टर्म और r क्या होता है रेशो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, जो भी होता है b बाई a। तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, सीक्वेंस का 1, और नीचे क्या है यहाँ 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर में 1 माइनस आर, तो रेशो अपने पास क्या है, देखो ये सीक्वेंस का, ये सपोज b है और ये a है, तो b बाई a करेंगे तो रेशो कितना मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो ये हमारे पास टोटल समेशन आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये जो इक्वेशन नंबर है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसके बाद देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर d बाई डी एक्स समेशन ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स अपन को निकालना हो तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, ऊपर से देखो हम समेशन की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये समेशन हमें क्या मिला है इस टर्म के, तो ये जो वाली वैल्यू है ये अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आ जाएगा। आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता ही होगा, जो टर्म्स a बाई बी फॉर्म में होती है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये सपोज करो a हो जाएगा और नीचे वाले टर्म हो जाएगी b। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले टर्म को कॉन्स्टेंट रखते हैं, माइनस फिर नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ऊपर वाले टर्म को कॉन्स्टेंट रखते हैं, अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस फिर 1 को एज इट इज़ रखा है और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ लिख दिया है और ये सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस तो ये है, 1 माइनस ये है, तो दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। फिर e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ में डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज़ लिखा ही है, स्क्वायर के साथ लिख रखा है। पुटिंग 2, 3 इन 1, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 दिखा देती हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, तो जो डिफरेंशिएशन आपको इक्वेशन नंबर 3 में मिला है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देते हैं अपन को, इक्वेशन नंबर 3 इसको देना चाहिए था, यहाँ से हटा दीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो तो कहाँ जाएगी, ये वैल्यू तो उठ के देखो डी बाई, क्योंकि किसकी वैल्यू है, डी बाई डी एक्स समेशन ई की पावर माइनस एक्स। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये तो उठ के कहाँ जाएगी, इस जगह रखना है अपन को डी बाई डी एक्स की जगह, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 2 मिला है, ये इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू जो है ये कहाँ जाएगी, इस जगह, ठीक है, समेशन, क्योंकि नीचे अपन को मिला है। तो ये जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद ये देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है,
ठीक है। तो अपन को यहाँ पर ये एक्स के टी के साथ ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कैंसिल आउट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को ये वाले टर्म मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो e की पावर माइनस एक्स ऊपर है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो आपको ये टर्म मिल जाएंगे यहाँ पे। अब अपन वापस वैल्यू पुट कर देंगे, अपन ने माना था x क्या था, एच न्यू ओवर के टी। तो यहाँ से अगर x की के टी की वैल्यू निकालनी है, ये जो रखा हुआ एक्स के टी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर तो हो जाएगा एच न्यू, और e की पावर x हमने क्या माना था, ये एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अगर लिखना हो तो हम जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। तो ये एवरेज एनर्जी होती है प्लांक ऑक्सीलेटर की। अब प्लांक का जो रेडिएशन लो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो अब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो प्लांक का रेडिएशन लो स्टडी करने के लिए यहाँ पर देखो, प्लांक ने ये कहा था कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में से जितनी रेडिएशन निकल रही है, उनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा से, उसका फॉर्मूला होना चाहिए एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू एवरेज एनर्जी ई। ऐसा क्यों है, देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर अगर हमें मिल जाता है और अगर एवरेज एनर्जी मिल जाती है किसी सिस्टम में, मान लीजिए आपके पास 4 पार्टिकल है और आपसे कहा जाए कि जो एवरेज एनर्जी है वो है ई, तो आपको सिस्टम की पूरी एनर्जी पूछा जाए, तो सिस्टम की पूरी एनर्जी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से एवरेज एनर्जी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी तो यहाँ अपन ने लिखा है, और रेले जीन्स रेडिएशन लो में अपन टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे उनका नंबर निकाल चुके थे। रेले जीन्स रेडिएशन लो वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें से आपको ये एन लेमडा डी लेमडा जो मिलेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस या कंपन विधाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो है कंपन विधाओं की संख्या, और ये है हर कंपन से रिलेटेड एवरेज एनर्जी। तो इनके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर को एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये एन लेमडा डी लेमडा का एक्सप्रेशन मैंने रेले जीन्स रेडिएशन लॉ से एज इट इज़ लिया है, अपन ने वहाँ पर डिराइव किया था। और ये एवरेज एनर्जी जो यहाँ पर अपन को मिली है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। सो दिस इज प्लांक रेडिएशन लॉ, यही है प्लांक रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्डा के टर्म्स में है। इसी तरह से प्लांक का रेडिएशन लॉ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में टोटल जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू न्यू डी न्यू, और नंबर उस केस में क्या लिखेंगे, एन न्यू डी न्यू, और एवरेज एनर्जी लिखेंगे। ये अपन को रेले जीन्स रेडिएशन लॉ में मैंने डिराइव करवाया है आपको, एन न्यू डी न्यू का फॉर्मूला ये मिला था अपन को, और एवरेज एनर्जी अभी अभी अपन ने देखी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये मिलेगी। दोनों को रीअरेंज करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दिस इज प्लांक रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के टर्म्स में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 5। सो इक्वेशन जो 5 और 4 हैं, इक्वेशन और 5 और 4 हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ को। अब ये किस हद तक सक्सेसफुल हुआ, पूरे कर्व को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।